ऋतिका को हमेशा से ये आलू खाना बहुत पसंद था। ऐसी एक दिन ऋतिका रसोई में आलू की भुजिया बना रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ हेमा आती है और उससे बोलती है। अरे रितिका बेटा, क्या बना रही है? कुछ नहीं, मैं बस आलू की भुजिया बना रही थी। दही के साथ खाने का मन कर रहा था। बेटा तू कितना आलू खाती है? रात को तूने आलू की तरी वाली सब्जी खाई, अब तूने आलू की भुजिया बना दी। अरे हमेशा एक ही सब्जी खाती रहेगी क्या? माँ क्या करूँ, मुझे आलू खाना और बनाना दोनों ही बहुत पसंद है। इतनी सारी चीजें बन जाती हैं आलू से, और आप कहती हो कि एक ही सब्जी है। अरे अलग अलग तरीके से बनाओ ना, तो एक ही सब्जी हर दिन बहुत स्वाद लगेगी। इतना कहकर ऋतिका गरम गरम बनाई हुई आलू की भुजिया एक थाली में परोस लेती है और अपने कमरे में आकर खाने लगती है। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन वक्त के साथ ऋतिका को आलू के सिवा कोई और सब्जी पसंद नहीं आती। ऋतिका की शादी सुमित नाम के लड़के से हो जाती है। सुमित की माँ चंचल को भी खाने पीने का बड़ा शौक था। उसे हर दिन अलग अलग तरीके की खाने की चीजें बहुत पसंद थी। ऐसी एक दिन ऋतिका डाइनिंग टेबल पर खाना बनाकर लगा देती है, जिसे देखकर चंचल कहती है। बहू ये सब क्या है? आलू का रायता, आलू की सब्जी, आलू के पराठे और आलू का भरता। आलू के अलावा घर में कोई सब्जी नहीं थी क्या? माँ जी, वो क्या है ना कि मुझे आलू खाना बहुत पसंद है, और मुझे आलू के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता, तो इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। बेटा सब्जी पसंद होना एक अलग बात है, लेकिन सब कुछ आलू का बना देना ये बहुत ही गलत बात है। आज तो ठीक है, दोबारा ऐसे मत करना। इतना कहकर सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन ऋतिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसी एक दिन चंचल ऋतिका को बाजार से सब्जी लाने के लिए भेज देती है और ऋतिका कोई सब्जी ना लेकर पूरी की पूरी आलू की बोरी ही घर पर उठा लाती है और रसोई में रख देती है, जिसे देखकर चंचल बोलती है। अरे हमने क्या आलू की सब्जी का भंडारा लगाना है? ये इतने सारे आलू किसके माथे मारने के लिए लेकर आई है तू बहू? भंडारा लगाने के लिए नहीं लाई हूँ सब्जी, ये तो मैं बनाने के लिए लाई हूँ। और माँ जी आप तो जानती है ना कि मुझे रोज रोज आलू की सब्जी बनाना कितना अच्छा लगता है, और खाना तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे बाजार में और कोई सब्जी पसंद ही नहीं आई, बस आलू ही थे, तो मैं आलू ही ले आई। क्या नाश हो जाए तेरा, सारे के सारे पैसे इन आलूओं में बर्बाद कर दिए। अरे तेरी शादी तो ना मेरे बेटे से नहीं बल्कि किसी आलू की खेती करने वाले से होनी चाहिए थी। सारा दिन खेत में पड़ी पड़ी आलू ही खाती रहती करमजली। इतना कहकर चंचल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुमित गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है। रितिका यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है या कुछ अलग बना लिया करो। ऑफिस जाकर टिफिन खोलता हूँ तो हमेशा मुझे आलू दिखते हैं। रोज वही सब्जी खा खा कर मेरा मुंह का ना स्वाद खराब हो चुका है। अगर तुमसे ना खाना नहीं बनाया जाता है तो मुझे साफ साफ मना कर दो, मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लिया करूंगा। लेकिन भगवान के लिए मुझे बख्श दो और ये की सब्जी ना बार बार मत खिलाओ। अरे अरे, तो बुराई ही क्या है आलू की सब्जी खाने में? फटाफट से बन भी जाती है और जल्दी तैयार भी हो जाती है, इसलिए मैं रोज बना देती हूँ। दोनों पति पत्नी रोज रोज बनने वाली एक ही सब्जी पर बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है और बोलती है। जानती भी है आलू में कितना सारा फैट होता है, और अगर तुझे इतने ही आलू पसंद है ना तो कल से मेरे और मेरे बेटे के लिए तुझे सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। तू अपने लिए बना अपनी आलू की सब्जी, जितनी मर्जी खाना है खा, फिर हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इतना कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चंचल अपने और सुमित के लिए खाना पकाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिका रोज की तरह अपनी एक ही सब्जी बनाना जारी रखती है। ऐसे ही चंचल की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और ऋतिका की ननंद कोयल अपनी माँ का पता लेने के लिए घर पर आती है और बोलती है। क्या हो गया माँ, आपकी तबीयत ये अचानक से खराब कैसे हो गई? भाभी ख्याल नहीं रखती क्या आपका? ठीक से खाना पीना नहीं देती क्या आपको? अरे बेटा क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही बनाकर खाती हूँ और तेरे भाई को भी खिलाती हूँ। पर ऐसा क्यों माँ, भाभी आपको खाना पीना नहीं देती क्या ढंग से? खाना बनाना तो आता है बेटा, लेकिन बस आलू बनाना आता है। हर रोज एक ही सब्जी बना देती है, वही बस बनाने का तरीका अलग होता है। कभी तरी वाले आलू, कभी दही वाले आलू, कभी दम आलू, कभी आलू की भुजिया, कभी जीरा आलू। हर तरफ आलू ही आलू। तू भी आलू, मैं भी आलू, सब आलू आलू भालू भालू। अपनी माँ की बात सुनकर कोयल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद कुछ दिनों बाद वो अपने मायके में ही रुकने का प्लान बनाती है और अपनी भाभी को एक ही सब्जी बनाने की जो आदत है उसे बदलने का निर्णय लेती है। 2 से 3 दिन में ही कोयल को अपनी भाभी के रोज रोज एक ही सब्जी बनाने के तौर तरीके समझ आ जाते हैं। ऐसी ही कोयल ऋतिका से बोलती है। भाभी अब से आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आपका सारा काम धंधा मैं ही कर दूंगी। आप बस आराम करना, आप बस फरमाइशें करना।
दीदी, मुझे तो आलू की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर मुझे दिन में 6 बार आलू खाने को कहा जाए ना, तो मैं 6 बार ही खा सकती हूँ। रोटी मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस आलू की सब्जी खाकर ही अपना पेट भर सकती हूँ। हाँ हाँ भाभी, मैं समझ गई। आप जाइए कमरे में आराम कीजिए, आपका खाना आज से मैं बनाऊंगी। कोयल की बात सुनकर रितिका खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है और कोयल रितिका को हर वक्त आलू देना शुरू करती है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक कोयल रितिका को आलू ही आलू देती है। धीरे धीरे आलू खाने की वजह से रितिका का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही उसका बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रितिका कोयल से चाय मांगती है। कोयल उबले हुए चारों के पेस्ट में रितिका को चाय मिलाकर दे देती है, जिसे देखकर रितिका बोलती है, दीदी ये क्या है? मैंने तो आपसे 1 कप चाय मांगी थी। ये क्या है गंदा सा? भाभी, आलू वाली चाय स्पेशल आपके लिए। आलू वाली चाय? पर चाय तो चाय होती है ना दीदी, आलू वाली चाय कब से हो गई? जब आपको आलू इतना ही पसंद है कि आप पूरे दिन सिर्फ आलू ही खाती हो, तो आलू वाली चाय भी पियो ना। इतना कहकर कोयल चली जाती है। ऐसी एक दिन जब रितिका का मीठा खाने का मन करता है, तो कोयल को हलवा बनाने के लिए बोलती है। कोयल आलू का हलवा बनाकर रितिका को दे देती है। अब रितिका कोयल से कोई भी डिमांड करती तो कोयल उससे आलू पकड़ा दिया करती, जिस बात से धीरे धीरे रितिका को आलू के नाम से ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन जब रितिका खाने की टेबल पर आलू के बने सारे आइटम देखती है, तभी वो गुस्से में बोलती है, दीदी ये सब क्या है? आप कुछ और नहीं बना सकती क्या? क्यों भाभी, आपको तो रोज रोज एक ही सब्जी खाना पसंद है ना, फिर आज आप ऐसे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? टेबल पे तो सिर्फ आप ही का पसंद का खाना रखा हुआ है ना, बाकी में किसी की पसंद का खाना तो बनाया ही नहीं है। हाँ मुझे पसंद है, लेकिन हर वक्त पसंद नहीं है। अरे मैं तुमसे पानी मांगू उसमें भी आलू, कोल्ड ड्रिंक मांगू उसमें भी आलू, हवा मांगू उसमें भी आलू। जरा देखो मेरी तरफ, मेरी क्या हालत हो गई है। आपने मुझे इतना ज्यादा आलू खिला दिया है कि मैं आलू जैसी दिखने लग गई हूँ। ऐसा भी कोई करता है क्या भला अपनों के साथ? तो बेटा, जब तू हमारे साथ ऐसा करती थी तब हमें कैसा लगता होगा? जरा सोच कर देख, जब तू हर दिन हमें एक ही सब्जी बना बना कर देती थी तो हम लोग कैसे खाना खाते होंगे? एक एक निवाले को 1000 बार चबाते हैं हम, फिर जाकर हमारे गले से नीचे उतरा करता था। और आज तू इसी बात के लिए मेरी बेटी को सुना रही है? यार तुम्हारे कारण ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है तुम्हें पता है? तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम सब लोगों के साथ बैठ के खाना खा रही हो और टिफिन खोला तो टिफिन खोलते क्या निकला? आलू। दूसरे दिन खोला आलू, तीसरे दिन खोला आलू। हर दिन का यही हो गया तुम्हारा, आलू 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 आलू। अरे मेरे सारे दोस्त मुझे पता है क्या कहते हैं, भाई तू ना ऑफिस छोड़ दे और एक ठेला लगा ले, बहुत चलेगा। बहुत मजाक उड़ाते हैं वो लोग मेरा, मैं कैसे बर्दाश्त करता हूँ ना मैं ही जानता हूँ। सभी की बातें सुनकर रितिका का सर शर्म से झुक जाता है। तभी कोयल बोलती है, भाभी देखो, मैं जानती हूँ कि कुछ फल सब्जियाँ हम सबको बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे हर वक्त खाएं। आप खुद को देखो ना, अब आपको पता चला कि एक सब्जी खाने से कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए भाभी आपको सिर्फ एक ही सब्जी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि तरह तरह की सब्जी बनानी चाहिए। हर दिन मौसम के अनुसार शरीर भी बदलता है। जैसे एक ही कपड़ा हम बार बार नहीं पहन सकते, वैसे ही एक ही खाना हम बार बार नहीं खा सकते। कोयल की ये कहानी और सारी बातें रितिका को अच्छे से समझ आ जाती हैं और अगले ही दिन से रितिका अलग अलग तरीके का खाना बनाना शुरू कर देती है और साथ में खाना भी शुरू करती है। रितिका के बदलाव से सभी खुश थे। कोयल भी वापस अपने ससुराल चली जाती है। वहीं चंचल और सुमित अब हर दिन रितिका के हाथों के बने अलग अलग खाने का स्वाद लेते हैं। बदलापुर में मोतीराम अपनी पत्नी अनिका के साथ रहता था। मोतीराम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। डेली उसे जो काम करके पैसे मिलते, उसी से वो अपने घर में खाने पीने का सामान लाया करता। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं और मोतीराम को कहीं काम नहीं मिलता। और जब शाम को वो खाली हाथ घर लौट कर आता है, तो उसकी पत्नी अनिका कहती है, क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला? नहीं मिला अनिका, क्या करूं? कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से गणपति महाराज का ध्यान करो, वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हर लेंगे। गणपति जी पर भरोसा है अनिका, पर घर का भी तो देखना है। तुम ऐसे कब तक कितने दिन बिना पेट भरे सोती रहोगी? आप चिंता मत करो, घर में सत्तू रखा है ना, आज रात हम वही घोल कर पी लेते हैं, पेट भी भर जाएगा, नींद भी आ जाएगी। ठीक है, मैं नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा कर लूं, फिर तुम सत्तू घोल कर ले आना। इतना कहकर मोतीराम नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा करने बैठ जाता है। पूजा करने के बाद मोतीराम और अनिका दोनों ही सत्तू घोलकर पीते हैं
और जमीन पर बिछोना बिछाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कुछ दिन लगातार बरसात हो जाती है, जिस वजह से जो थोड़ा बहुत काम भी मोतीराम को मिलता था वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है। घर के बिगड़ते हालात देखकर अनिका बोलती है, सुनिए जी, अब क्या करें? घर में जो सब्जी पड़ी थी उसे 2 दिन बनाकर खा लिया, अब कल के लिए क्या करें? तुम चिंता मत करो अनिका, मैं कुछ करता हूँ। जी जी ठीक है। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे पर एक फटे हाल बूढ़े बाबा दस्तक देते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को है क्या? बड़े दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा, घर में अन्न तो नहीं है, बस थोड़ा सत्तू रखा है, अगर आप पियेंगे तो मैं बना कर ला दूं। हाँ बिटिया, ले आ। ठीक है बाबा, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनिका घर के अंदर जाती है और सत्तू बना कर ले आती है और उस बूढ़े बाबा को देती है। सत्तू पीकर वो बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, आज तूने ये ठंडा सत्तू पिलाकर मेरी भूख की तृप्ति की है। भगवान गणेश तेरी सब मनोकामना पूरी करें। बाबा, बड़े दिनों से मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारी रोजी रोटी अच्छे से चलती रहे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ले बेटा, गणेश भगवान की इस प्रतिमा को सुबह नहा धोकर विधि विधान से अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना और 10 दिन बाद उनका विसर्जन कर देना। सब मंगलमय हो जाएगा। जी बाबा, जैसा आप कहो। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ऐसे ही गणपति का जयकारा लगाते हुए वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ मोतीराम आता है और अनिका उसे सारी बात बताती है, साथ ही कहती है, सुनिए जी, हम अपने घर के मंदिर में गणपति महाराज को तो रख लेंगे, उनकी पूजा भी कर लेंगे, लेकिन भोग उसका क्या, वो कैसे हो पाएगा? चिंता ना करो अनिका, जब भगवान खुद घर आए हैं तो सेवा का रास्ता भी खुद ही दिखा देंगे। हम दोनों मिलकर गणेश जी के लिए जितना अच्छा हो सकेगा सब उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगली सुबह नहा धोकर अनिका और मोतीराम अपने घर के मंदिर में गणपति जी की स्थापना करते हैं और अनिका आरती गाती है। सौंदर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, 2 दिल लाल बिराजे सतगौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साही सुरवर को, महिमा करे न जाए लातक पद को, जय देव जय देव जय देव जय देव। आरती खत्म करने के बाद अनिका मोतीराम से कहती है, सुनिए जी, हम गरीब के घर भगवान आ गए और उनको भोग लगाना है। अब उनके भोग के प्रिय मोदक कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा, अन्न तो है ही नहीं घर में। अनिका इतना बोल ही रही थी कि तभी हाथ में सामान से भरा थैला लिए उनकी पड़ोसन कांता वहाँ आकर कहती है, सुनो अनिका बहन, मैं और मेरे परिवार कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं, तो ये राशन घर पर पड़े पड़े खराब ना हो जाए, कहीं कीड़े वीड़े लग जाए, इसलिए इसे तुम रख लो। अच्छा, मैं चलती हूँ, अभी निकलना है घर से। अनिका को राशन देकर कांता वहाँ से चली जाती है। अनिका जल्दी से भोग के मोदक बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाती है, तो वहीं मोतीराम भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है और उसे भी काम मिल जाता है। शाम को उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जिससे वो गणेश पूजा के लिए सामान और खाने पीने का सामान ले आता है। 5 दिन गुजर जाते हैं और अनिका मोतीराम से कहती है, सुनिए जी, जब से गणपति महाराज घर पर आए हैं ना, घर में एक सुकून आ गया है। घर में खाने के लिए अन्न के दाने हैं, भोग बनाने का सामान है, कैसे न कैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती ही जा रही है। सही कह रही हो तुम, जब से बाप्पा घर आए हैं हमारे सारे विघ्न हर रहे हैं। भला हो उन बाबा का, जिनके कदमों से चलकर गणपति जी हमारे घर आए। काश वो मुझे दोबारा मिल पाते तो मैं दिल से उनका शुक्रिया करके उन्हें अच्छा भोजन खिलाती। क्या पता अनिका कि वो फिर से मिल जाए, तुम बस सेवा और भक्ति में ध्यान लगाओ, बाकी सब गणपति महाराज पर छोड़ दो। जी जी, सही कहा आप। ऐसे ही एक दिन मोतीराम को एक बहुत बड़े मिठाई वाले सेठ की दुकान की मरम्मत का काम मिलता है। मोतीराम घर से गणपति का प्रसाद मोदक लिए सेठ की दुकान पर जाता है और वहाँ सभी को प्रसाद देता है, साथ ही अपने सेठ को भी खिलाता है। मिठाई खाने के बाद सेठ कहता है, अरे भाई मोतीराम, ये मोदक तो अत्यंत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद तो इतना अच्छा है कि मैं क्या कहूँ। आज तक मैंने इतना अच्छा स्वाद नहीं चखा।
किसने बनाई ये मोदक? सेठ जी, ये मेरी पत्नी ने बनाए हैं। सुन मेरी बात मोतीराम, मुझे मेरी मिठाई की दुकान पे एक मददगार चाहिए था जिसके हाथों में खूब स्वाद हो। आज तेरे ये मोदक चक्कर ऐसा लग रहा है मुझे वो इंसान मिल गया। मेरी दुकान पर काम करना चाहेगी तेरी पत्नी? चाहो तो तुम भी कर सकते हो, दोनों पति पत्नी मिलकर काम करना। सेठ जी, इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हम दोनों कल से ही काम पर आ जाएंगे। आज इस मरम्मत के काम को खत्म कर दूं बस। इतना कहकर मोतीराम जल्दी से मरम्मत का काम पूरा करता है, जिसके बाद वो शाम को घर आता है और अनिका को सेठ की कही सारी बात बताता है। जिसके बाद दोनों शाम की आरती के लिए नहा धोकर तैयार होते हैं और गणपति जी की आरती करते हैं। साथ ही हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे लंबोदर, हे गजानन, तेरी कृपा से आज हम पति पत्नी का जीवन सुधर गया। हमारे घर की हालत ठीक हो गई, हमारे भंडार भर गए। गणपति बाप्पा, तुम इन 11 दिन के मेहमान बनकर घर आए और अपनी कृपा से हमारा घर भर के जा रहे हो। 2 दिन बाद आपका विसर्जन है महाराज। अगले साल फिर आना मेरे बाप्पा और खुशियाँ संग लाना। ऐसे ही दोनों पति पत्नी गणपति महाराज का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अगले दिन से काम पर जाना शुरू कर देते हैं। अब सेठ की दुकान पर अनिका और मोतीराम दोनों ही मिलकर मोदक और अन्य मिठाइयाँ बनाने का काम शुरू करते हैं। जिसके 2 दिन बाद मोतीराम और अनिका मिलकर खुशी खुशी गणपति का विसर्जन करते हैं। मिठाई की दुकान पर काम करने से दोनों पति पत्नी पैसे कमाने लगे थे। साथ ही उनकी आर्थिक हालत भी सुधर जाती है। इस तरह गरीब के घर भगवान गणपति के आने से उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती है। नेहा बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ को सुख देने और अपना रोटी कपड़ा के लिए जिंदगी में बहुत मेहनत करती थी। नेहा गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ ममता के साथ रहती थी। एक दिन नेहा घर में अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है कि तभी ममता बोलती है, बेटा ये सब छोड़ और तू मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। देख बेटा, तूने रोटी कपड़े के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मुझे तू दुखी ना देख सके। बस एक आखिरी और अंतिम इच्छा पूरी कर दे, तू जल्दी से शादी कर ले बेटा। पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगी। बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ना जाने भगवान मुझे कब उठा ले। उससे पहले मैं तेरी शादी करवा देना चाहती हूँ ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी आप तो 100 साल जियोगी। नेहा इतना बोलकर ममता के गले लग जाती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और नेहा की एक कंपनी में जॉब लग जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रोहन नाम के लड़के से होती है। दोनों एक साथ ही कंपनी ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन नेहा और रोहन दोनों एक पार्क में बैठे थे। रोहन, अब तो हमें 2 साल होने वाला है, हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी ही हम शादी करेंगे। मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ, फिर तुम अपनी माँ से बात कर लेना और हम शादी कर लेंगे। मेरी माँ तो शादी के लिए तैयार है, बस तुम अपनी माँ को मना लो और फिर हम शादी कर लेंगे। और नेहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम शादी करके मेरे घर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। कैसी तकलीफ रोहन? शादी के बाद तुम्हारी भाभी भी तो घर पर ही है और मैंने बचपन से ही ससुराल में रहकर सास और ससुराल की सेवा करने का सपना देखा है। तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो, वो तुमको जीने नहीं देंगे। भाभी कैसे रहती है मैंने खुद देखा है। अरे वो घर में अकेली रहती है ना, इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहती होंगी। रोहन नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसके घर वाले बहुत जालिम है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। कुछ देर साथ बैठने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन घर पहुंचकर अपनी माँ कांता से कहता है, माँ मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत सुंदर भी है। सुंदर है तो क्या हुआ, हमें सुंदर नहीं संस्कारी और घर संभालने वाली बहू चाहिए और थोड़ा बहुत अपने साथ दहेज भी ले आए। पर माँ वो बहुत गरीब है, शादी के बाद कुछ नहीं ला पाएगी। अगर आप उसको ऐसे नहीं अपना सकते तो मैं उससे शादी करके घर से चला जाऊंगा। अगर ये यहाँ से चला गया तो घर कौन चलाएगा और मेरी 2 बहुओं पर हुक्म चलाने का सपना ही चकनाचूर हो जाएगा। कुछ बोलो माँ, अगर आप ये सोच रही हो
कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम कर, तुम मंदिर में जाकर इससे शादी कर ले, क्योंकि वो गरीब है और शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। कांता की बात सुनकर रोहन बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर ये बात नेहा को बताता है। अगले ही दिन नेहा और रोहन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मंदिर में ममता दोनों को आशीर्वाद देती है और जो भी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उससे नेहा के लिए सोने की जेवर बना देती है। कुछ देर बाद नेहा अपने ससुराल आ जाती है। कांता और नेहा की जेठानी प्रीति उसका स्वागत करती है। कुछ ही देर बाद कांता की पड़ोसन विमला आती है। अरे वाह कांता, मेरी नई बहू तो बहुत ही समझदार है और सुंदर भी, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुंदर होने से क्या होता है विमला बहन, और काहे की लक्ष्मी दहेज में एक चवन्नी भी नहीं लेकर आई है। न जाने तुझे कहाँ से लक्ष्मी लग रही है ये। अरे दहेज भले ही ना लाई हो, लेकिन इसको देखकर सोने से लदी हुई लक्ष्मी जी का रूप याद आ गया। कितनी बढ़िया लग रही है। विमला की बात सुनकर कांता उस पर नजर डालती है और नेहा को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और जल्दी जल्दी से नेहा का स्वागत खुद करती है और उसको आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह नेहा सबके लिए खाना बनाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से खाना देगी या मुझे भूखा ही मार देगी? नेहा जल्दी से खाना बनाकर लाती है और कांता को देती है। कांता खाना खाकर बोलती है, ये कैसा खाना है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा खाना तो हमारे गली के कुत्ते भी ना खाएं। पर माँ जी, उस दिन से तो मैं ऐसा ही खाना बना रही थी, फिर आज? जबान चलाती है मुझसे तू। तुझसे 4 दिन अच्छे से क्या बात कर ली, तू तो सिर पर ही चढ़ गई। चल जा यहाँ से और कुछ और बना कर लेकर आ। नेहा को कांता की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ प्रीति आती है और बोलती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो जो प्यार था वो 4 दिन का ही था। अभी तो तुम माँ जी का असली रंग देखना शुरू करोगी। पर मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि शादी के 4 दिन बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। तुम 4 दिन में परेशान हो गई। मैं तो 5 सालों से हूँ। मैं तो घुट घुट कर जी रही हूँ और अभी तो तुमसे तुम्हारे गहने मांग लेंगी और अपनी बेटी को दे देंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम औरत हैं और पति हमेशा मुंह बंद रखने को कहते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि रोहन तुम्हारा पति है। वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। दोनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही होती है। तभी कांता आ जाती है और नेहा का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर बोलती है, बहू, अगर तू अपनी जेठानी की बात में रहेगी तो तू उसके जैसी भोली बन जाएगी। इसलिए मेरा कहा मान। खैर, ये सब छोड़ और मुझे अपने गहने दे दे ताकि उसको संभाल कर रखूं। वो क्या है ना माँ जी, गहने तो मेरे पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के पास गई थी तो वहीं रख कर आ गई। माँ अच्छे से रख देंगी उन्हें। कांता नेहा को बोलकर गुस्से में चली जाती है और नेहा भी थोड़ा घबरा जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कांता का अत्याचार बढ़ता रहता है और एक दिन कांता प्रीति को खाना लेकर बुलाती है। लेकिन कांता को खाना अच्छा नहीं लगता। वो तो प्रीति के ऊपर पूरा प्लेट फेंक देती है। प्रीति रसोई में आकर रोने लगती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने। ससुराल में जहाँ बहू को लक्ष्मी मानते हैं, वहाँ ये हमें नौकरानी का दर्जा देती हैं। रो मत भाभी, अब वक्त आ गया है कि माँ जी को सबक सिखाया जाए। अब आप देखो माँ कैसे हमारे आगे पीछे घूमेगी। नेहा इतना बोलकर अपनी सास के पास जाती है और बाजार जाने का बहाना बनाती है। कांता उसको बाजार जाने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद नेहा बाजार से आती है और उसको थोड़ी देर हो जाती है तो कांता बोलने लगती है, तू बाजार गई थी या घूमने के लिए गई थी जो इतना वक्त लगा दिया? माँ जी, वो बाजार में ना एक पुलिस वाला आया जो हर घर की बहुओं से मिल रहा था और बोल रहा था कि जिसके घर में भी सास बहू को परेशान करती है या दहेज की मांग या उनका दहेज रख लेती है, उनको सजा दे देते हैं, वो भी काले पानी की सजा, जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ पाते हैं। मुझसे भी पूछा और मैंने तूने क्या बोला बहू? तूने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? अगर ले लिया है तो मुझे बचा ले। मैं काले पानी की सजा नहीं चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे और बड़ी बहू से बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। तुम दोनों को बेटी जैसी रखूंगी।
कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आपका नाम कैसे ले लेती? वो कुछ देर में ही आते होंगे। और वैसे आपने हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। कांता को एहसास हो जाता है कि नेहा सही बोल रही है और वो उन दोनों से माफी मांगती है और दोनों को बेटी जैसा ही मानने लगती है और प्रीति से भी जो भी गहने लिए थे वो उसे वापस कर देती है। रीमा एक बहुत ही खर्चीली लड़की थी। रीमा को बासमती चावल खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा किचन में बासमती चावल के पुलाव बना रही थी। वो बनाकर लाती है और खाने लगती है। तभी उसकी माँ सावी वहाँ आती है और उसे बासमती चावल को चटकारे लेकर खाते हुए देखकर बोलती है, अरे बाबा, कल ही तो तूने बासमती चावल से बिरयानी बनाई थी और आज फिर तूने बासमती चावल से पुलाव बना दिए। ये लो, आप भी खाओ। और वैसे भी मुझे तो बासमती चावल ही पसंद है ना, मैं तो इसी के बनाती हूँ हमेशा से। और वैसे भी जो कल खाया था वो आज निकाला भी तो होगा ना, इसलिए मैंने बना लिया दोबारा पुलाव। खाओ इसे। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने महंगे जो आते हैं। बेटा, अभी तू अपने मायके में है, इसलिए तुझे बाहर का कुछ नहीं पता है। लेकिन जब तू अपने ससुराल जाएगी तब तुझे सादे चावल और बासमती चावल का फर्क पता चलेगा। इसीलिए कहती हूँ, संभल जा। फर्क मुझे ना अच्छे से पता है, तभी ये मेरे मन पसंद है हमेशा से। और वैसे भी जब ससुराल जाऊंगी ना तो वहाँ भी बासमती चावल ही बनाऊंगी और खाऊंगी। बेटी, तू यहाँ तो खा रही है क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है तेरे ससुराल वाले भी उतने ही अमीर हो और रोज रोज बासमती चावल खिला सके तुझे। हाँ, तो मेरे लिए कोई अमीर लड़का ही देखना जो हर रोज मुझे बासमती चावल ही खिला सके। ऐसा वैसा कोई घर में शादी मत कर देना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो दुनिया भर के लड़के सारे बैठे हुए हैं ना। तू आएगी और वो लड़के बोलेंगे कि मैं इसे पूरी उम्र भर बासमती चावल खिला सकूंगा। आई बड़ी। हाँ, तो कह तो रही हूँ कि अमीर लड़का ही देखना जिसके घर में बासमती चावल ही बनते हो। हाँ। रीमा अपनी बात बोलकर वापस से बासमती चावल की दुनिया में खो जाती है और उसे खाने लगती है। ऐसे ही रीमा जब भी चावल खाती तो बस बासमती चावल खाती। कुछ दिनों बाद रीमा अपनी सहेली रितु के साथ कॉलेज के अंदर थी। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन में बैठती हैं और अपना अपना टिफिन खोलती हैं। और अब रीमा के टिफिन में तो बासमती चावल की बिरयानी थी, जिसे देखकर रितु को बड़ा अजीब लगता है और वो रीमा से सवाल करती है, क्या बात है, आज तो बिरयानी लाई है, वो भी बासमती चावल की। घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे यार, कोई ऐसी खास बात नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। अब मुझे बासमती चावल पसंद है तो इसके लिए कोई फंक्शन रखना जरूरी थोड़ी है। पसंद तो मुझे बासमती चावल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इतनी महंगाई में भी बिना किसी बात की बासमती चावल खाऊं। अरे यार देख, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो पसंद है ना वो खाते पीते रहो। और वैसे भी मैं तो हमेशा से अपनी पसंद का ही खाती हूँ ना, तो बासमती चावल तो खाऊंगी। वैसे तू लाई क्या है खाने में? अरे यार, मैं भी वही सादे चावल लाई हूँ, खाएगी तू? ये भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ले खा कर देख। मेरे तो बासमती ही फेवरेट है, तू ही खाना अगर इतने ही अच्छे बने हैं। अब दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन से खाना खाकर घर के लिए वापस जा ही रहे थे कि तभी रितु का भाई अमन रितु को लेने के लिए आता है और रितु को अपने पास बुलाता है। और तभी रीमा रितु से बोलती है, कितना स्मार्ट है ये, तूने बताया ही नहीं कभी कि ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड। अरे मैडम, रुक तो जाओ, सामने वाले की भी सुन लिया करो। और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, भाई हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। यार, तो छोटी बच्ची है क्या? तेरा भाई तुझे कॉलेज से लेने आया है। एक काम करो ना, आप दोनों खुद ही बात कर लो, मैं यहाँ आई क्यों हूँ? और भैया आप, वैसे तो मुझे कभी लेने नहीं आते, और आज कैसे आ गए? वो क्या है ना, मैं आज जल्दी घर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते से तुझे भी ले चलूं। ठीक है, ये मेरी दोस्त रीमा है, आप इसे भी घर छोड़ दो ना प्लीज। अब इन्होंने तारीफ की है तो घर छोड़ना तो बनता है ना। और वैसे भी ये इतनी खूबसूरत है कि इनके साथ मेरा सफर तो एक सपने जैसा है। भैया, ये मेरी दोस्त है तो ज्यादा ना लाइन मत मारो, समझे? हाँ, तो मैंने इसकी तारीफ की है क्योंकि ये स्मार्ट है और मैं भी तो सुंदर हूँ, तो मेरी भी तो तारीफ बनती है ना। तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अमन पहले रितु को छोड़कर फिर रीमा को छोड़ने चला जाता है और दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। दोनों कुछ ही समय में एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कई दिनों की बातें
और मुलाकातें अब प्यार में बदल जाती है। दोनों अपने अपने घर बता देते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले भी घर खानदान और लड़की लड़का देखकर इस रिश्ते के लिए रजामंदी देते हैं। शादी के अगले दिन रीमा घर में सबके लिए पुलाव और पनीर बनाती है और सबको परोस देती है। आज रीमा की पहली रसोई थी और सबको ये अच्छा लगता है कि उसने पुलाव बनाए। और वहाँ रितु, अमन और रीमा की सास सीमा तो मौजूद थे ही। सब खाना खाकर तारीफ करते हैं और रितु बोलती है, वाह सीमा, आज तो पुलाव बनाया है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। राम राम राम, अभी तो नई नई शादी करके आई है और अभी देखो कितना खर्चा बैठा दिया। अब पता नहीं आगे क्या ही करेगी। मैं भी सास हूँ, आज तो कर लिया और मैं चुप रह गई क्योंकि नई नई शादी हुई है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आगे मुझे अपना घर भी चलाना है। क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रीमा ने इतना अच्छा खाना बनाया है। अरे अपने मायके से थोड़ी लाई है बासमती चावल, आते ही खर्चा करने लग गई मेरा। अब फालतू की बात क्यों सोच रही हैं? अभी जो सामने है उसे एंजॉय कीजिए ना। मायके से ना सही, लेकिन मेरे ससुराल से तो है ही ना। अरे नहीं तो क्या, आप इंजॉय करो यार। वैसे भी आज बना है, जरूरी थोड़ी है रोज रोज बनेगा। रोज खाती हूँ मैं तो। अरे हाँ, अब भाभी बन गए हो तो कुछ भी मत बोलो और अपनी बासमती पुलाव खाओ। रितु रीमा को वहीं चुप करवा देती है और सभी लोग साथ में खाने में मगन हो जाते हैं। अब शादी के बाद भी रीमा रोज रोज बासमती चावल बनाने लगती है और जब भी उसका मन करता वो चावल चढ़ा दिया करती। कई दिनों तक जब ऐसे ही चलता है तो एक दिन सीमा ये सब देखकर राशन वाले सादे चावल खुद जाकर बना देती है और राशन के सादे चावल देखकर रीमा का मत्था घूम जाता है और रीमा बोलती है, आपने ये क्यों बना दिया? मैं तो खाना बना ही रही थी। क्या है ये सब? हाँ तो क्या हुआ, एक दिन मैंने बना दिया तो कुछ घट थोड़ी गया है। रोज तो तू ही बनाती है ना, रोज तो अपने हाथों का खाना खिलाती है, तो आज अपनी सास के हाथ का खाना खाकर भी देख। अब बनाया तो बनाया सही, लेकिन अच्छा तो बनाती ना। ये कौन से चावल की बना दिए? बहू पाप लगेगा, ऐसे अन्न को ना गंदा नहीं बोलते हैं। आपको क्या खुजली थी यही चावल बनाने की? ये वाले चावल तो कोई घर में खाता तक नहीं है। बहू तू आई है आसमान से उतरकर, लेकिन हम यही धरती के हैं। हमारे घर में ये राशन के चावल ही बनते हैं शुरू से। तूने रोज बासमती बनाकर हमें रास्ते पर लाने की ठान रखी है। आपकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ आती। मतलब बासमती चावल खाने से हम रास्ते पे आ जाएंगे? मतलब कुछ भी सोचते हो आप। हटो, मैं बासमती चावल बनाती हूँ। बोल दिया तो बोल दिया, जो मैंने बनाया है ना वही खाएंगे। कोई बासमती चावल नहीं बनेगा घर में। मैं ये चावल नहीं खा सकती बिल्कुल भी। आप ही खाओ, आपने बनाए हैं तो। अब रीमा सीमा की बात को काटकर बासमती चावल बना देती है और आगे भी रीमा किसी की भी नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती और रोज बासमती चावल बनाकर खुद भी खाती और सबको खिलाती। लेकिन साथ में अब कोई भी बाहर से आया या फिर घर में कुत्ता हो या भिखारी आए, वो सबको भी बासमती चावल बांटने लगी थी। ये सब देखकर सीमा बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, अब जब तक घर में रोज रोज बासमती चावल बनेंगे ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। सीमा अब खाना पीना दोनों बंद कर देती है और कोई भी उससे खाना पूछने आता तो वो साफ इनकार कर देती। ये सारी बातें अमन को पता चलती है तो अमन एक खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे में जाता है और सीमा अमन को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर अमन को गुस्सा आता है। वो रीमा को बुलाता है और उससे बोलने लगता है, जब माँ ने मना कर दिया है बासमती चावल बनाने से, तो तुम रोज रोज क्यों बना देती हो यार? क्योंकि मुझे पसंद ही बासमती चावल है। अब जिसको पसंद नहीं है वो ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो माँ ने ही खाना छोड़ दिया है, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम अपने बासमती चावल के साथ खुद अपना ही पेट भरो यार। आप तो खुद ही गुस्सा हो रहे हैं। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब आपको तो माँ जी को मनाना चाहिए ना। तो तुम एक काम करो, ये बासमती चावल तुम ही खाओ, तुम्हें तो घर की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। अब रोज बासमती चावल नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी भी तो बात आपको कभी माननी पड़ेगी ना। हफ्ते में एक बार तो बासमती चावल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हमें ये मंजूर है। सीमा और रीमा दोनों बात को समझते हैं और अब बस हफ्ते में एक बार ही बासमती चावल खाएंगे, ये बात तय होती है। लेकिन रीमा को बचपन की आदत थी, वो ढीठ थी और कहाँ ही सुधरने वाली थी। कुछ दिनों बाद में वो फिर से बासमती चावल बनाने लगती है और तंग आकर अब उसकी सास सीमा
उसे अपने मायके रवाना कर देती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सच में रीमा में सुधार आएगा और वो अपनी बासमती चावल खाने की आदत को छोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। गोपाल एक गरीब मजदूर था जो बड़ी सी कोठी में नौकर का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में एक बेटी निधि और एक बेटा पंकज और उसकी पत्नी सरला थी। एक शाम गोपाल अपने मालिक गिरधारी लाल की कोठी से काम खत्म करके निकल ही रहा था कि तभी उसको गिरधारी लाल की पत्नी अनीशा रोक कर कहती है, अरे गोपाल रुको, वो मेरे कमरे का एसी पुराना हो गया है तो हम कल नया ला रहे हैं। तो अगर तुमको वो पुराना वाला चाहिए तो बताओ, वरना मैं कल कबाड़े में भिजवा दूंगी। मालकिन एसी और हमें? नाना, हमें क्या जरूरत? अच्छा चलो कोई नहीं, मैंने सोचा इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है तो तुमको और तुम्हारे परिवार को थोड़ी राहत मिल जाएगी गर्मियों से। मालकिन बोल तो सही रही है, बच्चे भी बोलते रहते हैं कूलर ले लो, अगर एसी ही ले गए तो कितने खुश हो जाएंगे। मालकिन वो तो है, लेकिन हम उस एसी को फिट कैसे करेंगे अपने घर में? हमको तो आता ही नहीं है चलाना न लगाना। उसकी चिंता तुम मत करो, कल मेरे नए एसी को फिट करने लोग आएंगे, उनको कहकर मैं एसी तुम्हारे घर लगवा दूंगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, चिंता मत करना, कोई पैसा नहीं देना तुमको किसी चीज का भी, ना एसी का और ना उन लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। गोपाल अपने घर में जाकर ये खुशखबरी अपने बच्चों को सुनाता है तो उसका बेटा मयंक उछलते हुए बोलता है, क्या पापा, एसी? अरे गजब, आप तो कमाल कर दिए। हम तो आपको सेकंड हैंड कूलर के लिए न जाने कब से मना रहे थे और आप हमें एसी का सुख दे रहे हैं पापा। ए जी, मालकिन जो ये एसी फेसी दे रही है, इसका पैसा तुम्हारी तनख्वाह में से तो नहीं कटेगा ना? नहीं रे भाग्यवान, वो तो कबाड़ में देने को थी एसी, लेकिन पहले हमसे पूछ लिया तो हमने हाँ कर दिया। पापा हम पहले कह रहे हैं ये एसी बैठक में लगेगा ताकि हम सभी को आराम मिले। कहीं बेटे के प्यार में बहकर उसके कमरे में फिट ना करवा देना। अरे नहीं मेरी बच्ची, कल जब वो लोग आएंगे तो तू बता दियो कहाँ लगाना है। ठीक है, चलो अब खाना डालो, बहुत भूख लगी है। कच्चे पक्के घर में रहने वाले गोपाल के घर में एसी आने वाला था, जिससे सब खुश थे। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह गोपाल तैयार होकर गिरधारी लाल की कोठी पर काम करने पहुंचता है और दोपहर के वक्त कुछ आदमियों के साथ टेम्पो में एसी लेकर आता है और अपने घर पर लगवाने लगता है। गोपाल के आसपास के पड़ोसी उसके घर में एसी लगता देखकर बड़े हैरान होते हैं। कुछ देर में एसी मैकेनिक एसी लगाकर और उनको चलाने का तरीका समझाकर चला जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार एसी के आगे खड़ा हो जाता है और सरला बोलती है, ए जी, इसको चलाने से बहुत तेज हवा निकलेगी क्या? कहीं हमारा घर उथल पुथल तो नहीं हो जाएगा? मम्मी ये एसी है, तूफान लाने वाली मशीन नहीं, इसके चलने पर आवाज नहीं होती और ये अपनी ठंडक से हमारे इस छोटे से घर को शिमला बना देगा कुछ ही देर में। बिटिया चला के देखेगा? इससे क्या पूछना, लाओ रिमोट, मैं चलाता हूँ। मयंक निधि के हाथ से रिमोट छीनकर एसी चालू करने ही वाला था कि इतने में निधि बोलती है, रुक जा गधे, पहले घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर, वरना सारी ठंडक बाहर चली जाएगी। अरे हाँ, चल बंद करते हैं। सारे मिलकर घर के सब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। छोटी से छोटा हॉल भी किसी कपड़े से ढक देते हैं, जिसके बाद एसी के ऑन होते ही कुछ ही देर में उनका छोटा सा घर ठंडा हो जाता है। ये देखकर गोपाल बोलता है, अरे वाह, एसी ने तो पूरे घर को ठंडा कर दिया, लग ही नहीं रहा कि बाहर गर्मी का मौसम है। गोपाल के इतना बोलते ही गोपाल के फोन पर उसकी मालकिन का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, अरे गोपाल, एसी लगवाने के लिए भेजा था तुमको, वापस नहीं आए, यहाँ इतना काम है। बस आया मालकिन। इतना बोलकर गोपाल घर से निकलता है तो उसे बाहर बहुत तेज गर्मी लगती है, लेकिन वो जल्दी से अपने काम पर पहुंचता है, जहां दूसरी तरफ उसका परिवार एसी आने पर बड़े आराम से सारे काम धाम छोड़कर एसी की ठंडक का मजा ले रहा था। लेकिन गोपाल एक गरीब मजदूर था और दोपहर से शाम तक एसी चलने पर उसके घर के छोटे से मीटर पर ज्यादा लोड पड़ने लगा था और वो फूक जाता है।
और शाम के समय उनके घर की बत्ती चली जाती है। अपना काम खत्म करके जब गोपाल घर आता है तो घर में अंधेरा देखकर कहता है, अरे ये क्या, हम तो सोचे घर जाकर एसी की हवा खाएंगे, लेकिन यहाँ बत्ती गई है। बत्ती नहीं गई, मीटर फूक गया है पापा। क्या, कैसे? एसी तो ले आए पापा अब, लेकिन उसके हिसाब से घर का मीटर भी तो होना चाहिए ना। इतना पैसा कहाँ से लाए कि मीटर बदलवा ले? नया मीटर लगवाने के लिए बिजली विभाग वाले 7,000 रुपए मांगते हैं। ए जी, ऐसा करिए, मेरे गहने गिरवी रख के लगवा लीजिए। अब इस गर्मी में अंधेरे में तो जिंदगी नहीं कटेगी ना। गरीब गोपाल के घर एसी आए एक दिन भी नहीं हुआ था और उसको अपनी बीवी के गहने गिरवी रखकर नया मीटर लगवाना पड़ा, जिसके बाद वो तो दिन में काम करता, लेकिन पीछे से उसके बच्चे पूरा दिन एसी चलाकर आराम फरमाते। ऐसे ही समय गुजरता है और 1 महीने बाद जब बिजली का बिल आता है तो उसे देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और अपने परिवार से बोलता है, अरे ये क्या सरला, इस बार बिजली का बिल 3,000 रुपए आया है, जो कि 200-250 आता था। जब एसी लगने के बाद से बच्चे पूरे दिन उसको चलाए रखते हैं। ये एसी तो मुसीबत बन गया हम गरीबों पर। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? पहले मीटर, अब बिल। मेरी तो कमाई भी नहीं है इतनी। ए जी, अपनी मालकिन को बोलकर देखो तनख्वाह बढ़ाने की। बोलना, मैडम एसी लगने से खर्चा बढ़ गया है। सरला की बात मानकर अगले दिन गोपाल अपनी मालकिन अनीशा के पास जाकर कहता है, मालकिन, वो हमको आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ गोपाल, बोलो क्या बात है। वैसे एसी तो ठीक चल रहा है ना? वो तो ठीक चल रहा है मैडम, लेकिन वो थोड़ा आप मालिक से कहकर हमारी थोड़ी तनख्वाह बढ़वा देती तो मेहरबानी होती। एसी लगने से खर्चा बढ़ गया थोड़ा। देखो गोपाल, एक तो इतना महंगा एसी हमने तुमको फ्री में दिया, ऊपर से उसे लगवाने भी अपने ही आदमियों को भेजा। ऐसे में तुम तनख्वाह बढ़ाने की बात कैसे कह सकते हो? और देखो, एसी लगवाया है तो उसको हिसाब से इस्तेमाल करो ताकि वो तुम्हारे खर्चे ना बढ़ाए। इतना बोलकर अनीशा अपने कमरे की ओर चल देती है और गोपाल पूरे दिन काम करके मायूस होकर घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मालकिन ने तनख्वाह बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अगर मैंने उनसे ये एसी नहीं लिया होता तो शायद मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाती, पर अब तो उन्होंने इस एसी को फ्री में देकर हमें अपने एहसान के तले दबा लिया कि अब हम बोल भी नहीं सकते उनसे पैसों का। ए जी, अब हम क्या करेंगे? अगर बिल नहीं भरा तो बिजली विभाग वाले बिजली काट देंगे, और अगर जैसे तैसे बिल भर भी दिया तो महीने का राशन कहाँ से आएगा? हम गरीबों के घर एसी आया तो सही, लेकिन खुशियाँ लेकर नहीं, कर्जा और बोझ लेकर। अब अगर इसको हटवाया तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। गोपाल और सरला की ये बातें उसके बच्चे सुन लेते हैं और वो दोनों अपने माँ बाप की परेशानी समझते हुए उनके सामने आकर उनसे कहते हैं, पापा ये कुछ पैसे आप रख लो, हमने जोड़े हुए थे, इनसे आप बिल भर दो। हाँ पापा, मुझसे भी ले लो, और अब से हम इस एसी को बेफिजूल में नहीं चलाएंगे। हम समझ गए कि हम गरीब हैं और हमें अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। हाँ पापा, अब से एसी दिन में एक ही बार चलेगा, वो भी रात के समय जब पूरा परिवार सोने लगेगा। पूरा दिन तो हम निकाल ही सकते हैं ना बिना एसी के, पहले भी तो यहीं रहते थे ना। अपने बच्चों को अपनी मदद करता देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को गले लगाकर कहता है, बेटा हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि तुमको इन छोटी छोटी खुशियों के लिए समझौता ना करना पड़े हालातों से। गोपाल के घर जब एसी आया था तो उसका परिवार खुश था, लेकिन तब वो ये नहीं जानते थे कि एक गरीब परिवार के पास इतनी महंगी चीज आने के क्या परिणाम होंगे। लेकिन समय रहते गोपाल के बच्चों ने समझदारी दिखाई और उसको एसी के चलते कर्ज के बोझ में दबने से बचा लिया।